हेलो गाइस, आज मैं हिंदी के भागवान का 36 का पहला चैप्टर दो बैलों की कथा पढ़ाने जा रही हूँ, जिनके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। उनका जन्म 1880 में हुआ था और जीवन परिचय मैं बाद में देखूंगी, आप कमेंट करके बताएं। अब चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि यहाँ गधों के बारे में बताया जा रहा है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जा का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। वह इतना सीधा है इसलिए लोग उसे यह पदवी दे दिए हैं कि गधा है। गाय भी सींग मारती है। गाय तो अनायास सिहानी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत करीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं देखी होगी। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि गरीब असंतोष पैदा कर रहा है, चाहे बोल रहा है कि नहीं इतना अच्छा नहीं है, जितना मिल जाता है उसी में खुश हो जाता है। यही यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। बैसाख में चाहे एक आध बार कूले कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख हो या दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुण को इतना अंधार कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। इस दुनिया में उसी ही बुद्धिमान कहा जाता है जिसे बहुत सारी चालाकियाँ आती है, छल कपट हो, इसलिए सीधा होना बिल्कुल खराब होता है। देखिए भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, ये तो सभी आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे उसमें के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, उन्हें कुछ भी सुख दुख और छल कपट से नहीं मतलब होता है, उसे लोग गधा बुलाते हैं। आजकल ये छल कपट ये सब करना बहुत ज़रूरी हो गया है, उसे ही हमारे समाज में बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन गधे का भी एक छोटा भाई है जो उससे कम गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बाछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार है, लेकिन मेरा विचार ऐसा नहीं है कि बैल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना दोष प्रकट कर देता है। बैल भी है जो कि कभी कभी अपना गुस्सा दिखाता और अड़ियल बन जाता और वो मालिक की बात नहीं सुनता। इसलिए मैं यह नहीं कहूँगी कि बैल गधा से ऊपर है, बल्कि गधा से नीचे है। उसे भी गुस्सा आती है, पर गधा को कभी नहीं आता है। अर्थात गधे का पद सबसे ऊंचा है, उसके बाद ही बैल को मैं मानूंगी, क्योंकि बैल भी कभी कभी असंतोष प्रकट करते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं। और यहाँ पे एक मालिक के बारे में बताया जा रहा है जिनका नाम है झूरी काछी। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों परछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे।
एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपना भाषा खुद ही अपना समझते हैं। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों ने घनिष्ठ होते हैं। यहाँ यही कहा जा रहा है कि झोरी काछी के दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों परछाई जाति के थे और दोनों अपना मुख भाषा में दोनों एक दूसरे से बातें करते थे और प्रेम प्रकट करते थे, एक दूसरे से सींग मिला के, एक दूसरे को चाट कर, और दोनों बहुत समय से साथ में रहे, इसलिए दोनों में भाईचारा था। विरह के भाव से नहीं बल्कि विनोद भाव से, आत्मीयता के भाव से। वो जैसे दोस्तों में घनिष्ठ होता है ना, कि एक दोस्त के बिना दूसरा दोस्त अधूरा होता है, उसी तरह से इनकी भी दोस्ती थी। दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था और जब वो हल जोतते थे तो वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा बोझ उनके कंधे पे रहे और दूसरा बैल सोचता था कि मेरे कंधे पे रहे। इससे प्रकट हो रहा था कि उन लोग में काफ़ी घनिष्ठ प्रेम था। और जब हीरा और मोती दोनों हल जोत कर जब वापस आते थे अपनी झोपड़ी में, तो वो दोनों एक दूसरे को चाट के अपनी थकान को मिटा लेते थे। नादे में जब उन्हें भूसा दिया जाता था खाने के लिए, तो दोनों साथ में मुंह डालते थे और साथ ही बैठते थे, और एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात तो यह थी कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गाय को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीने आ गए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते और मारता। तो उन्हें लग रहा था कि वो उनके मालिक जो हैं वो उन्हें बेच दिए हैं। उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो कुछ समय के लिए उनको अपने ससुराल भेज रहे हैं। तो जब वो उनका साला ले जा रहा था तो उन्हें बहुत कठिनाई हो रही थी। कभी इधर भाग जाता, कभी इधर भाग जाता। दोनों जोर लगाते और मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकराते। अगर ईश्वर ने उन्हें बानी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अगर उनके पास अगर अपना मुंह होता बोलने के लिए, वो अपनी भाषा प्रकट करते इंसानों के सामने, तो वो झूरी से पूछते कि वो उन्हें क्यों उन गरीबों को क्यों बेच रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं उनके झोपड़ी से। हीरा और मोती अपने मालिक से पूछते कि तुम्हारी सेवा में तो हमने कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम कर लेते। हमें तो तुम्हारी चक्री में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम पे हाथ क्यों बेच दिया। समय जब वह नए स्थान पर पहुंचे, दिन भर के भूखे प्यासे थे। जब उन्हें नाद में खाना मिला तो उन्होंने एक भी मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नए गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ सब सोने चला गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी जब सुबह सुबह उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरवा लटका हुआ है, आधा आधा रस्सी मतलब लटका हुआ है। घुटने तक पूरा कीचड़ से भरा हुआ था और दोनों की आंखों में
विरोध में स्नेह झलक रहा था, गुस्से से प्यार झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमलिंगन और चुम्बन का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व था, देखने लायक था, अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। सभी ने चोकर, भूसी, रोटियां, गुड़ लाई और एक बालक ने कहा, ऐसा बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिपात करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका और नमक हराम क्यों, 4 दाना ना दिया होगा तो क्या करते। स्त्री रोवा के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी तो पानी पिलाकर रखते। झूरी ने चिढ़ाकर अपनी पत्नी को बोला, अगर चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खाली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे की सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ और मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई और बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खा। जब वो झूरी पूछता है कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, तो मजूर बोलता है कि मालकिन तो मुझे मार ही डालेगी, चूर कर डाल दो ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की से कहोगे। कहता है कि तुम भी अपनी मालकिन से ही कहोगे, जो डाल दो। इसके बाद उसके आगे में